अस्सलाम वालेकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, मुझे क्यों निकाला से अगर मुझे निकाला तक की कहानी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे क्यों निकाला ये तो नवाज शरीफ साहब से मंसूब है। अगर मुझे निकाला ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, जबकि अभी वो अपोजिशन में नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? तकवीयत मिल चुकी है उन बातों को जो पिछले 3 माह से चल रही थी कि हुकूमत अब गई तब गई। शेख रशीद साहब तसल्लियाँ करवा रहे हैं, सब हमें बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये वाले 5 साल भी और अगले 5 साल भी पीटीआई के हैं। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा जाता है। लेकिन इमरान खान साहब ने जब ये कहा कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं पहले से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा और तुम्हें छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, वो किसको कह रहे थे? उन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं, फिर आपसे जानेंगे कि आपका क्या कहना है इस बारे। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी। अगली टर्म भी, ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ कि हम इतना मुश्किल वक्त से निकले हैं। किसी गवर्नमेंट को वो चैलेंजेस नहीं मिले जो हमें मिले। लेकिन मैं आपको एक और ज़रा ख़बरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। सेठी साहब, आपको बताना चाहता हूँ, ये आपसे मुराद ऑपोजिशन ही है या हम हुकूमती वज़रा बता रहे हैं, हमें गवर्नर सिंध बता रहे हैं कि वो सिर्फ ऑपोजिशन को कह रहे हैं? वजाहतों की क्यों ज़रूरत, नौबत क्यों आई, किसको कह रहे हैं? देखिए, ऑपोजिशन को ये एक तरफ कहना कि मैं 10 साल के लिए यहाँ हूँ और फिर ये कहना कि जी मैं अगर मुझे बाहर निकाल दिया गया या मैं बाहर आ गया तो मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाऊँगा, सड़कों पे होऊंगा, आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये दोनों बात में कोई समझ नहीं आ रही कि कैसे बैठती हैं। अगर तो 10 साल रह रहे हैं तो फिर बाहर आने का तो कोई चांस नहीं है, और अगर बाहर आ रहे हैं तो फिर 10 साल तो बाहर ही रहेंगे आप। तो ये मेरा ख्याल है ये फिर इशारा कहीं और है, ये ऑपोजिशन की तरफ नहीं है। ऑपोजिशन की तरफ तो ये है कि मैं 10 साल के लिए हूँ। ये इशारा उनकी तरफ है जो आज तक इनके सतून बने मेरे, और अब शायद वो पीछे हट गए हैं और इनको बचाने के लिए तैयार नहीं हैं। अब ये उनको धमकी दे रहे हैं कि मैं अगर बाहर आ गया, मतलब है कि अगर आपने मुझे बचाया ना, जैसे आप बचाते रहे हैं मुझे, अगर आप मुझे बचाया ना आपने, क्योंकि अब मेरे पे हमला होने वाला है और मुझे ख़दशा है कि मैं अब बाहर आ रहा हूँ, तो इसलिए आपको मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं बाहर आ गया तो फिर आपके बारे में मैं बहुत सी बातें करूँगा। ये उनकी तरफ उनको धमकी दी जा रही है। अच्छा, मैं ये भी आपको बताऊं कि ये पीटीआई के अंदर एक बहस डिबेट चल रही थी कि ये धमकी देनी चाहिए, क्योंकि जब से इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई है उस वक़्त से ये पीटीआई के अंदर बड़ी घबराहट है कि अभी अब हमारा क्या होगा। और खान साहब ने पहले भी एक धमकी दी थी और अब फिर ये धमकी दी है, और ये धमकी का माने सिर्फ यही है कि इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाए कि आप मेरा साथ ना छोड़ें, क्योंकि आपने और मैंने मिलकर बहुत सी चीज़ें की हैं, और अगर आपने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं बाहर आ गया तो मैं बाहर फिर आपको एक्सपोज करूँगा। ये उनकी तरफ इशारा है। तो इसलिए बहुत इससे जो बातें, 2-3 बातें जो मुझे समझ आई हैं आयशा, एक तो ये कि बहुत घबराए हुए हैं, और ज़ाहिर चाहिए भी क्योंकि अब वक्त आ गया है। कुछ अरसे से मैं तो कह ही रहा हूँ कि गिनती शुरू हो गई है। अब मेरा ख्याल खान साहब को भी एहसास हो गया कि अब वक्त आ गया जाने का, और जाने का नहीं, निकाले जाएंगे। जाने का वक्त तो वो होता है कि ये खुद रिज़ाइन करें और जाएं। अच्छा। और जब निकाला जाता है बंदा तो फिर ये मौका नहीं मिलता कि आप उसके बाद जो है कंट्रोल करें किसी चीज़ को। जो आपको निकालते हैं या जो अगर जिस तरीके से आप निकाले जाते हैं, फिर वो आगे वही चीज़ आगे ये फैसला होता है कि आपके साथ रवैया क्या होगा, आपको क्या, आपके साथ किया क्या जाएगा। जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ वैसे ही। जैसे ये होता है जब निकाले जाते हैं तो फिर पीछा वो छोड़ दे नहीं, फिर पीछे पड़ जाते हैं लोग कि इनको अब ख़त्म करके रहना है, और वो पूरी कोशिश करते हैं। और अब तो सूरत हाल ये है कि अगर आप निकाले गए तो इससे क्लियर कट बात होगी कि इस्टेब्लिशमेंट अब तैयार नहीं है आपको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आपने बड़ी बेइज्जती अपनी भी की है और उनकी भी की है, और उनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स बन गए हैं। और दूसरी तरफ ये है कि अवाम आपके साथ खिलाफ है। तो मैं आयशा ये समझता हूँ कि खान साहब बहुत घबराए हुए हैं और धमकियाँ दे रहे हैं, कभी लेफ़्ट को देते हैं, कभी इधर देते हैं, कभी उधर देते हैं, और इनकी अब बातों में कोई सेंस नहीं रही। ऐसे लगता है कि ये पता नहीं सुबह उठते हैं क्या सोचते हैं, इनको क्या पढ़ाया लिखाया जाता है, कौन पढ़ाता है इनको, और ये आके ऊट पटाख बातें करते हैं।
पता नहीं क्या करते हैं, ये क्या खाते पीते हैं, मुझे समझ नहीं आती, जिससे ये इस किस्म का दिमाग में इस किस्म की बातें उनकी आ जाती हैं। अब स्टेबल नहीं रहे अब वो। अब बड़ा ख़तरा है कि इस किस्म का प्राइम मिनिस्टर जो इस किस्म की सोच में मुब्तला है और हर रोज़ कुछ ना कोई नई बात कर देता है और धमकियाँ देता फिरता है, तो खान साहब मेरा ख्याल है किसी पोजीशन में नहीं है। ये तो इत्मीनान कहाँ से आया अगले 5 साल का भी? मतलब ब्लफिंग कर रहे हैं। और ये अगर जब बाहर निकलेंगे ना, और यकीन करें ये कहते हैं कि मैं सड़कों पे निकलूँगा, इनको कोई याद दिलाए कि 1992, 93, 94 में आपने सियासत ज्वाइन की। आप उस वक़्त आपके लिए आप जैसी ख़वातीन अपनी चूड़ियाँ फेंकती थी सोने की इनके लिए, इतना इन आवाम में इनके लिए प्यार था। आज ये है कि ये बाहर सड़कों में निकलेगी, तो इसलिए इनको इस बात का एहसास नहीं है, या ये बिल्कुल ड्रंक है विद पावर, इनको समझ नहीं आ रही कि अब होना क्या है इनके साथ। और आज मैं देख रहा था आयशा के इनके चहेते सहाफ़ी जो के जिनके ये गीत गाते रहे हैं, कंटेनर के ऊपर खड़े होकर उनकी तारीफ़ें करते रहे हैं कि इस मुल्क में 2 या 3 ही सहाफ़ी हैं, बाकी सारे नंबर 2 हैं। वो 2-3 सहाफ़ी जिनका ये नाम लेते रहे हैं और कहते रहे हैं वो 7 कंटेनर पे आते रहे हैं सिटी साहब, और 7 कंटेनर पे आते रहे हैं, वो 2, 3, 4 जो हैं वो सबसे आगे हैं अब इनकी तनकीद करने में। और बड़ी सख्त किस्म की बातें कर रहे हैं इनके खिलाफ। हम तो कुछ भी नहीं कह रहे, हम परेशान है कि बेचारा इसको हो क्या गया। वो तो नाराज़ हैं क्योंकि जाहिर है उन्होंने इमरान खान का साथ दिया और देते रहे 3 साल, 3.5 साल, और डिस्क्रेडिट हो गए ना वो खुद। लोगों ने उनको देखना सुनना शुरू बंद कर दिया, देखना बंद कर दिया कि यार ये क्या कह रहे हैं, वो बंदा जो है वो डाउन जा रहा है और ये अभी भी। अब उनको एहसास हुआ, अब वो बाहर आ गए अपने आप को ठीक करने और इनकी तनकीद कर रहे हैं। और उनको चाहिए ये सुने इनके दोस्त क्या कहते हैं। वो सुनते हैं सिटी साहब, इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो जाली खबरों के जरिए मायूसी फैला रहा है। वो क्या कह रहे हैं मीडिया को, वो सुन लेते हैं ज़रा। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप अगर शाम को टीवी देखें और जो इनकी बातें सुने, वो 2 आ जाते हैं, एक बेचारा तहरीक इंसाफ का मासूम बैठ जाता है, वहाँ बाकी एंकर भी मिल जाता है, वो 2 उनके साथ जो दूसरे होते हैं, मुल्क मारा गया, तबाह हो गया, ये हो गया। तो ये कैसे बताते हैं अगर तबाह हो गया तो 5.37% मुल्क की इकॉनमी बड़ी कैसे है? कैसे इतनी अच्छी प्रेडिक्शंस की जा रही है पाकिस्तानी मईशत के लिए, अगर इतनी मायूसी है? आप भी उसका जिक्र करते हैं। ये मायूसी आप इनसे ना पूछें ना, उनसे पूछें जो मायूस हैं। जो सारे पब्लिक ओपिनियन पोल्स हो रहे हैं, जो लोग से आप इंटरव्यू कर रहे हैं मीडिया वाले, वो सारे क्या कह रहे हैं? अब इस पर कोई डिनाई कर सकता है कि जी महंगाई नहीं है और लोग सख्त तकलीफ़ में हैं? तो इसमें तो कोई अब बात, छुपी हुई बात तो रही नहीं। अब ये हमें ये लेक्चर देना कि जी 5.4% हो गया और 3.2% हो गया। आयशा मुझे ये बताएं, जितने स्टूडियो में लोग खड़े हैं उनको इससे क्या दिलचस्पी? उन्हें तो ये दिलचस्पी है कि 20 या 25% उनकी जो तनख्वाह पहले 2 डबल रोटियाँ मिलती थी और एक ये मिलता था और एक वो मिलता था, उनमें से आधी रह गई है। तो उनको आप कहेंगे कि 5.4% और 3.2% ये बातें उनको सिखा रहे हैं आप? खुदा का खौफ करें। और ये भी है कि जी सारी दुनिया आपको बता रही है कि जी आपका जो इस वक्त ग्रोथ है वो 3.5 से ऊपर नहीं होगा, और 3.5 तो उसके साथ तो आपकी पॉपुलेशन इतनी ग्रो कर रही है 3% से ज़्यादा। अब आप फिर कहते हैं जी दुनिया में महंगाई हो रही है, तो आप क्यों कंप्लेन कर रहे हैं? अरे भाई हमें दुनिया से क्या, जहाँ महंगाई हो रही है, पहले तो ये है कि पाकिस्तान, टर्की और मेरा ख्याल है अर्जेंटीना की बात हो रही थी, सबसे ज़्यादा महंगाई इधर है। मगर अगर दुनिया में भी कुछ थोड़ी बहुत महंगाई हो रही है तो फिर देखना ये है कि वहाँ तनख्वाहें जो हैं वो क्या है। यहाँ हमारी पर कैपिटा इनकम जो है, जैसे पर कैपिटा मतलब है कि GDP जितने भी सारी आमदन है मुल्क की और उसकी आबादी के साथ तकसीम किया जाए तो वो कोई $1,1200 के करीब बनती है। जिनके साथ ये कंपेयर कर रहे हैं वहाँ तो $30,000 $40,000 उनकी साल की तनख्वाह है। तो मतलब ये क्या बात कर रहे हैं? कंपैरिजन तो हो नहीं सकता ना। तो मतलब इस किस्म की ये बातें करते हैं, आधी बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। अब बात यह है कि वक्त आ गया कि इनको पहचान लिया लोगों ने। अब ये परेशान हो गए हैं कि अब मैं क्या करूँ, प्रोपेगेंडा मेरा चल नहीं रहा। इनके अपने लोग जो हैं वो भी अब इस प्रोपेगेंडा जब करने लगते हैं तो उनसे बात चिबाई नहीं जाती। उनको पता होता है कि इतना सर हम झूठ, मगर क्योंकि वो खान साहब कह रहे हैं तुम बोलो, ये कहो, ये कहो, ये कहो, वो बेचारे आके बोलते हैं मगर फिर उसके बाद खुद शर्मिंदा होते हैं। जब प्राइवेटली हमसे बात करते हैं, कहते हैं हम क्या करें, वो पूछते हैं कि आपने को ये कहना था, ये कहना, वो तो खुद डायरेक्ट कर रहे हैं सारा अपना मीडिया। और इसीलिए मीडिया वाले भी छोड़ रहे हैं। कितने मीडिया के इनके एडवाइज़र्स आए हैं जो कि छोड़ के चले गए। और अब आखिरी स्टेज है। अभी आपने देखा कुछ लोगों ने फिर से इस्तीफ़े देने शुरू कर दिए।
और आगे भी आप देखिएगा अगले 3-4 दिनों के अंदर क्या होता है इस मुल्क में। वो कहते हैं द रैट्स, क्या वो जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं और सबसे पहले चूहे भागा करते हैं। तो अब वो चूहे जो है ना वो भागना शुरू हो गए हैं। अच्छा, तो अब ये खान साहब जो हैं ये धमकियां दे रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट को धमकियां दे रहे हैं। हाँ, ये याद है आपने मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था मैंने डिक्टेशन नहीं लेनी, धमकी तो नहीं थी, उन्होंने कहा मैंने डिक्टेशन नहीं लूंगा मैं, छुट्टी होगी, ठीक है। तो ये आईनी तरीके से तो नहीं होगी ना सेठी साहब, जो इससे पहले हुआ अगर वही होगा तो उसमें कोई अच्छी की बात तो नहीं है। वो इनफैक्ट पहले जो कुछ होता रहा है वो खास आईनी तरीके से नहीं होता रहा। इस दफा मेरी इत्तला के मुताबिक पूरा आइन के मुताबिक इनकी छुट्टी होगी ताकि कोई कह ही ना सके कि यार क्योंकि जब ये आए थे तो आइन के मुताबिक नहीं आए थे, तो अब ये छुट्टी करानी है तो आइन के मुताबिक छुट्टी कराई जाए और वैसे ही होगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा और ये फारग हो जाएंगे। फिर ये जब बाहर निकलेंगे तो अगर तो ये 15 दिन भी बाहर अपने घर में सुकून से बैठ सके तो मैं समझता हूँ इन्हें नफल पढ़ने चाहिए। उसकी वजह यह है कि इनके ऊपर केसेस होंगे, इनको घसीट के जेलों में डाला जाएगा और नहीं तो ये भाग जाएंगे यहाँ से, ये जाके लंदन बैठ जाएंगे या कहीं और जाके बैठ जाएंगे। और अगर ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो 2 सूरतें होंगी। एक तो ये कि 100-200 बंदे से ज़्यादा इनके पास नहीं आएगा। और जो अगर ये बाहर निकलेंगे भी तो इनको तुम होते कौन हो बाहर निकलने वाले, इनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। इनका ये हशर है। इनके जो अपने साथी हैं उनमें साथी जो हैं उनमें से आधे तो वो हैं जो लोटे हैं, वो तो सबसे पहले ही भाग जाएंगे। जो चूहे हैं वो भी भाग गए होंगे, तो रह कौन जाएगा? रह जाएंगे 4 या 10 या 15 इनके साथी, ठीक। और वही इनके साथ खड़े रहेंगे और वो भी बेवकूफ़ हैं, वो भी किसी न किसी स्टेज पे जब उनको एक वो भी भाग जाएंगे। तो आइडियलॉग सब रहे कोई नहीं पीटीआई में। तो ये इमरान खान साहब की गलत फहमी है कि ये कोई तूफान लाएंगे सड़कों पे, जो भी तूफान आएगा इनके सर के ऊपर गिरेगा। आप देखिएगा क्या होता है इनके साथ। अच्छा, इस कॉन्फिडेंस के पीछे कुछ है तो सही ना। 2014 में जब ये निकले थे तब भी इनके साथ जमे गफीर था, फिर वो कह रहे हैं 4 बार हमने मीनारे पाकिस्तान भरा, ऑपोजिशन सारी मिलके भी ऐसा नहीं कर सकी। आप जो यानी घंटियां बजना शुरू हो चुकी हैं, जो आप प्रेडिक्ट करें इसका मुताबिक कल पीडीएम का इजलास जो है उसमें कोई ना कोई बड़ा फैसला तो ज़रूर सामने आएगा। लेकिन इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब की वापसी के बारे में कह रहे हैं कि वो वापस नहीं आएंगे क्योंकि उनको पैसे बहुत प्यारे हैं और सारा शरीफ खानदान बाहर चला जाएगा। बेसिकली असद उमर साहब ने बाद में वजाहत किया कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस मुल्क में फैसले जो हैं वो इमरान खान साहब करते हैं, कोई और नहीं, स्टीयरिंग पे उन्हीं का हाथ है। और उससे पहले इमरान खान साहब कहते हैं कि वो चाहते हैं नवाज शरीफ साहब आए। वाकई चाहते हैं? जी हाँ, चाहते हैं। वो आएंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब जब इनकी छुट्टी हो जाएगी और आवाम इनका एहतसाब करेगी तो मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे। वो ऐसे नहीं है कि वो नहीं आएंगे, वो आएंगे। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये असद उमर साहब ने जो बात कही है ये भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए ना किस स्टेज पे आके उन्होंने ये बात कही है। उससे पहले तो हमें ये इंप्रेशन दिया जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए नवाज शरीफ साहब बाहर गए, याद लिया, ठीक। ये इमरान खान साहब खुद कहते रहे। अब असद उमर साहब कहते हैं कि नहीं, ये तो इमरान खान साहब का फैसला था कि इनको जाने देना है, इनको जाइए। तो अब बात यह है कि एक तरफ ये इन्होंने खुद जाने दिया है। मेरा ख्याल है उस वक़्त इनका ये ख्याल था कि ये एक दफ़ा चले जाएं, यहाँ रहेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे गवर्नमेंट के लिए। ये शेख रशीद साहब कहते हैं हर रोज़ लोग इनको मिलने जाएंगे जेलों में, बाहर आएंगे, खबरों में वही रहेंगे, खबरों में फ्रंट पेज पे यही रहेंगे। तो इसको बेहतर ये है कि इनको एग्जाइल कर दिया जाए, इनके साथ कोई मुखा करके कि आप बात नहीं करेंगे और आप चले जाएँ, जो कि शुरू में मियाँ साहब ने नहीं बात की, तो चले जाएँ। और ये बड़े खुश थे कि वो चले गए। इनका शायद ये भी इरादा था कि शायद मरियम को भी बाहर जाना था, मगर इन्होंने कहा नहीं, अगर मरियम को जाने दिया तो फिर नवाज शरीफ साहब दलेर ना हो जाए, तो बेटी को यहाँ एज हॉस्टेज रखा जाए ताकि मियाँ साहब को साथ चुप करके बैठाया जाए। मगर हुआ तो कुछ और ही हो गया ना। फिर ना मियाँ साहब चुप रहे, ना मरियम को आपने चुप कराने की कोशिश की, धमकियाँ दी, वो नहीं चुप हुई। और उसके बाद तो खैर बहुत सी बातें और हो गई। तो अब खान साहब को ये फैसला करना पड़ेगा कि खुद जाएंगे या निकाले जाएंगे। ये वक्त आ गया उनके लिए। अच्छा, हाँ। तो वाकई चाहते हैं नवाज शरीफ साहब आए? इमरान खान साहब जिस तरह अपील कर रहे हैं, इमरान खान साहब चाहते हैं? अरे भाई, वो तो कोशिश पहले कर रहे थे ना कि किसी तरीके के साथ। शहजाद अकबर साहब क्या करते थे कि अब आ रहे हैं, हम ला रहे हैं, अब ये हो गया, अब वो हो गया, अब उनका वीज़ा कैंसिल हो गया है, अब हमने उनका क्या हो गया, अब हम उनको घसीट के लाएंगे, यही बातें करते थे। अब कह रहे हैं कि आएँ वापस। अब तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वापस आएँ, क्योंकि फेल हो गए ना उनको लाने में। तो वो आएंगे, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, अपने टाइम पे आएंगे, टाइम और प्लेस चूज़ करके आएंगे। और जब वो आएंगे तो एक तूफान आएगा उसके साथ, ये भी मैं आपको बता दूं। उनके आने के साथ तूफान आएगा या उससे पहले तूफान के जरिए खान साहब की छुट्टी होगी और जब मियाँ साहब आएंगे तो उनका खैर मकदम
अच्छा होगा। ये मैं अच्छा, लेकिन इमरान खान साहब तो अपनी मईशत के हवाले से दावों पर कायम है और उनका ये कहना है कि हमने इससे पहले भी टैक्स टारगेट्स पूरे किए हैं और अब 8,000 अरब का हम टारगेट पूरा करेंगे। हाँ, ये ऐसी बातें आयशा हमने बड़ी सुनी है। उनके अपने जो चेहते थे वो अब कह रहे हैं कि आप झूठ बोल बोल के हमें आपने पागल कर दिया है, और ये उसी किस्म के झूठ हैं कि जी हम 8,000 ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई, मैं तो ये आपको पेशन गोई कर रहा हूँ, ये तो होंगे ही नहीं। जब अगला बजट आएगा तो ये पैसे कहाँ से कलेक्ट करेंगे? ये तो बाहर बैठे होंगे, या जेल में होंगे, या लंदन में होंगे। ठीक है, आप जब कह रहे हैं कि इनके अपने लोग ऐसे कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब को हम देखते हैं कि वो ताउन का हाथ बढ़ाने को तैयार हैं और वो कह रहे हैं कि हम अपोजिशन के साथ फलां मामले पे बैठते हैं। इमरान खान साहब ने कल कहा वो पीटीएम से भी कर लेंगे बात, वो टीएलपी से भी कर लेंगे, बलोच जो नाराज़ हैं उनसे भी, चोरों से नहीं, यानी अपोजिशन से नहीं जिनके खिलाफ केसेस हैं। यानी इनके तो अपने मामलात में ये एक पेज पे नहीं है। फवाद चौधरी साहब का कुछ और मौका पे। आप फवाद चौधरी साहब की बात कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब अभी कह रहे हैं कि वो अपोजिशन लीडर को बुला रहे हैं और कह रहे हैं हमारे साथ बैठे और हम आपको ब्रीफिंग करते हैं और हमारे साथ डे करें, हम आगे रिफॉर्म्स जो करनी है मिलके करते हैं। शाह महमूद साहब दावत दे रहे हैं, फवाद चौधरी साहब दावत दे रहे हैं, इमरान खान साहब गालियां दे रहे हैं कि जी आपके साथ तो मैं बैठने के तैयार नहीं हूँ। जो आपकी लेजिटिमेट इलेक्टेड लीडरशिप है, जिसको पहले आपने उनका हक उन्हें महरूम किया अपने हक से, क्योंकि वो इलेक्शन तो वो जीते थे, फिर आपने उनको अपोजिशन में बिठाया, फिर आपने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया, उनको जेलों में डाला, आपने क्या नहीं किया। और शहजाद अकबर साहब की जो छुट्टी हुई है उसका बराह रास्त तल्लक है इन बातों से जो मैं आपसे कर रहा हूँ। अच्छा, कौमी मुजरिम वो शहबाज शरीफ साहब को करार दे रहे हैं, जिस पर मुस्लिम लीग नून का सख्त रिएक्शन अभी तक हमने देखा है, लेकिन इस मामले पर अपोजिशन कितना आगे जाएगी अगर अपोजिशन लीडर को ही कौमी मुजरिम करार दे दिया जाए? कौमी मुजरिम करार देने से कुछ नहीं होता भाई साहब। वजीर आजम मुल्क का कह रहा है, वो वजीर आजम रहा ही नहीं लोगों के दिलों में। अब आप देखिए, जब पावर निकलता है ना, हाथ से फिसलती है ना, हाँ करके निकल जाता है। जैसे बलून को आप करें ना हल्का सा लीक, तो हल्की हल्की हवा निकलती है पर तेज़ होनी शुरू हो जाती है। ये अब वहाँ सूरत हाल पहुँच चुकी है कि हवा निकलनी शुरू हो गई है और इनको पता नहीं चलना और ठक कस के फारग हो जाना इन्होंने। ठीक है, सियासत के खेल अनोखे हैं और सेठी साहब कह रहे हैं गुब्बारे से हवा निकलना शुरू हो गई है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमती दावे वही हैं कि अगले 5 साल भी उनके हैं। लेकिन एनालिसिस क्या है आपने जाना सेठी साहब से। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा सेठी साहब, एक अफवाह उड़ती है, खबर आती है और अपने प्रोग्राम में आप पहले भी बता चुके थे कि रुखसत होने वाले हैं शहजाद अकबर साहब, छुट्टी होने वाली है, लेकिन तरदीद की गई भरपूर तरीके से और उसके 4-5 दिन के बाद भी हमने ये देखा कि वो हो गया। शहजाद अकबर साहब का केस क्या है? कहा जा रहा है उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है, उन्होंने खुद इस्तीफ़ा नहीं दिया। जी हाँ बिल्कुल, मेरी PTI के जो चिड़िया है काबीना के अंदर, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि खान साहब बहुत नाराज़ हैं शहजाद अकबर से। और नाराज़गी इसलिए क्योंकि वो कहते हैं आपने तो 3 साल से मुझे बता रहे हैं कि ये मैंने एविडेंस इकट्ठी की है और इनको मैं अंदर कर रहा हूँ और ये हो रहा है और वो हो रहा है, और अब एक बंदा भी PMLN से आपने कन्विक्ट नहीं किया, जेलों में भी डाल दिए, वो बाहर भी आ गए, एक कन्विक्शन नहीं हुई 3-3.5 साल में, और आप इतनी लंबी कहानियाँ मुझे सुनाते रहे आपकी कामयाबी की। तो ये हुआ क्या? आपने तो लारी लपा दिया मुझे। तो बात यह है कि शहजाद अकबर साहब को पता था कि अब वक्त आ गया है, और ये बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बात करते रहे और झूठ बोलते रहे। अच्छा, अब जब ये बात तो चल रही थी, मगर एक नई बात फिर सामने आई खान साहब के। वो ये बात सामने आई कि शायद शहजाद अकबर साहब ने कोई और भी गड़बड़ की है, करप्शन, शेयर वसूल किए, कुछ करप्शन की है। अच्छा। उसकी भी स्टोरीज जो हैं वो खान साहब तक पहुँची, जिसकी वजह से फिर वो और भी मायूस हो गए कि यार जिस बंदे को मैंने लगाया था करप्शन का खात्मा करने के लिए, वो तो खुद करप्ट निकला और उसने अपना भी जाके कोई छोटी मोटी डीलें कर ली हैं। और वो मेरा ख्याल है एक आध डील की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जी सबके साथ ऐसे हुआ, नहीं। मगर बेसिकली उन्होंने ये किया कि जो केसेस बनाए वो बहुत कमज़ोर थे, और वो उनको एहसास नैब को भी इस बात का, क्योंकि प्रेशर बहुत था, तो उन्होंने बस जल्दी जल्दी केसेस बनाने की कोशिश की और वो केस बनते नहीं हैं, अदालत में खड़े नहीं होंगे। इसीलिए फिर आपने देखा कि कोई कन्विक्शन नहीं हुई और खान साहब बहुत नाराज़ थे। बिकॉज आप देखें ना, उनका तो प्लेटफॉर्म ही एक था कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं जेलों में भरूंगा, और उन्होंने पूरी कोशिश की और शहजाद अकबर साहब को हेड बनाया हुआ था, उधर नैब चेयरमैन को बनाया हुआ था, इधर शहजाद अकबर साहब को। और पहले दिन से सारे पैगाम इमरान खान साहब के शहजाद अकबर साहब
फ़ोन पे बात नहीं करते थे, उठ के जाते थे नैब हेडक्वार्टर्स, चेयरमैन के साथ मीटिंग करते थे, वहाँ फैसले होते थे कि फ़लाने के पीछे जाना है, फ़लाने के पीछे जाना है, फ़लाने के पीछे जाना है, और वहाँ ये फैसले होते थे। और फिर उसके बाद नैब कार्रवाई करती थी और शहजाद अकबर साहब जाके नंबर लगाते थे इमरान खान साहब के ऊपर। अब वो सारा एक्सपोज हो गया और इसलिए शहजाद अकबर साहब की छुट्टी कराई जा रही है और शहजाद अकबर साहब नहीं रहेंगे यहाँ, तो वो भी चले जाएंगे। ये बिल्कुल वही है, बैग पकड़े आते हैं, बैग पकड़ के चले जाते हैं, गैर मुंतखब अफराद। ये बिल्कुल वही, बिल्कुल। और ये हम कह के थक गए हैं, मगर नहीं, जो हुक्मरान आता है इस किस्म का आवाम के ऊपर के वोट से नहीं आता, तो वो यही करता है काम। अगर शहजाद अकबर साहब इस तरह से रुखसत हुए हैं तो एहतसाब के बयानिए पे जो कि कहा जा रहा है पहले ही कि पिट चुका, उस पर तो मुहर लग गई ना कि वो नाकाम हो गया। अब जो नए आ रहे हैं इनकी जगह, मुशीर बरा एहतसाब, नाम आप जानते ही होंगे, उन पर कितना दबाव होगा? देखिए, कौन आ रहा नाम है? तो इस वक्त एक दो फ्लोट हो रहे हैं। खान साहब को जो मेन एडवाइज़र है वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं, आजम खान साहब जी। तो जाहिर है कि फिर वही कुछ सिलेक्ट करेंगे खान साहब को खुश करने के लिए, और बंदा ऐसा ढूंढ के लाएंगे जो कि आंखें बंद करके कोशिश करेगा सबको जेलों में डालने की। मगर मैं बात आपसे कहूँ, अब वक्त ख़त्म हो गया है, पार्टीज ओवर। अब पार्टीज ओवर। अब आप जिसको मर्जी ले आएँ, अब आप जिसको मर्जी जेल में डालें, आप फारग हो चुके हैं। तो बेहतर यही है कि अपनी कोई इज्जत बचाने के लिए खुद ही छोड़ दें और चले जाएं बाहर, नहीं तो आपके साथ ठीक नहीं होगा। जिस किस्म का गुस्सा है ना बाहर, और अब आपने एस्टैब्लिशमेंट को भी धमकियाँ देनी शुरू कर दी, तो इसका मतलब है कि यू लॉस्ट। अच्छा सिर साहब, जैसे आप कह रहे हैं फारिग हो चुके हैं, इससे पहले अपोजिशन ने जो भी कोशिश की ना, उससे लगता था कि अपोजिशन फारिग है, लेकिन ये आप ही थे कि जो हौसला देते रहे और पुश करते रहे। हौसला नहीं देता रहा, मैं देखता रहा हूँ कि सिग्नल्स क्या हैं। अच्छा। सिग्नल्स दो तीन किस्म, हाँ। एक तो ये होता है कि छोड़ना शुरू कर देते जी। तो वो भी एक सिग्नल होता है। हाँ। आप गिन लें कितने, हमने उस दिन गिना था ना, जी। कितने छुट्टी करा दी गई है, वो छोड़ गए। हाँ। इसी तरीके के साथ जब एस्टैब्लिशमेंट आपसे नाराज़ हो जाए या एतमाद खो दें आप उनका, फिर आपका बचाव बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर सिर्फ वक्त की इंतज़ार होती है। और जब अपोजिशन ने ये सूंघ लिया कि अब वक्त आ गया है, तो इसलिए अब वो स्ट्राइक करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सूंघ लिया। अच्छा सेठी साहब, ऑपोजिशन ने जो भी किया, ऑपोजिशन की तैयारी क्या है इस बारे में अयाज सादिक साहब, जिन्होंने कहा था जो होगा अचानक होगा, महमूदा अयाज के एक होने की बात अयाज सादिक साहब कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और तहरीक अदम एतमाद के बारे में जो अयाज सादिक साहब अब फरमा रहे हैं, वो सेठी साहब ने कब बताया था, आपको सुनवा देते हैं। अभी कुछ एक दो मीटिंग्स होनी है, मेरी इतला के मुताबिक कुछ टॉप लेवल की अंडरस्टैंडिंग्स अभी होनी है। अगर वो हो जाती हैं अगले हफ्ते 10 दिन में, तो फिर शायद पीडीएम वापस आ जाए एज पीडीएम और कुछ जॉइंट फैसला हो जाए। और वो जॉइंट फैसला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ही होगा। तो जरदारी साहब तो चाहेंगे कि भाई सेंटर में जो कुछ होना है उसके दो पहलू होने चाहिए जी। पहले ये कि हमें भी कुछ मिलना चाहिए उसमें से, एक तो ये, और वो ये नहीं चाहेंगे कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो जाए। और अगर होता भी है तो वो ये कहेंगे कि सिंध में नहीं हमने डिज़ोल्व करना, सिंध हुकूमत रहेगी, आप फेडरल गवर्नमेंट डिज़ोल्व कर दें, पंजाब में आपने डिज़ोल्व करना है, इलेक्शन कराने हैं, या आपने वहाँ तब्दीली इन हाउस तब्दीली वहाँ भी लानी है, वो देखा जाए। 18 जनवरी को आपने जो फरमाया, कल वो सच हो जाएगा। अभी भी बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि हम तैयार हो गए हैं अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि अपोजिशन तैयार हो गई है। तो ये तो क्लियर हो गई बात कि कल परसों ये ऐलान हो जाएगा। कल ज्वाइन करेगी पीपल्स पार्टी पीडीएम को, और मेरा ख्याल है वो हो जाएगा। आप देखिएगा किस तरीके से होता है, ये हो जाएगा। और शायद डेट भी दे दें आपको, शायद ना दें, शायद वो जैसे या सादिक साहब ने कहा कि रात के अंधेरे में जब बदी की ताकतें जोर पकड़ती हैं तो फिर ठा करके ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मगर जो बातें जो हो रही हैं ना, वो ये कि बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा कि पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहले आना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये भी एक तजवीज़ चल रही है कि इस्लामाबाद में सेकंड स्टेज पे करेंगे, पहले पंजाब में बाजू आजमा लेते हैं। हाँ, ये तो पीपल्स पार्टी अरसे से कह रही है, अरसे से कह रही है। और ये अगर नून लीग मान जाती है जी, तो फिर यहाँ पहले हुकूमत गिरा के, क्योंकि अगर पंजाब हुकूमत गिर गई इनकी और अपोजिशन के हाथ में आ गई, तो फिर तो लॉन्ग मार्च आज सब पॉसिबल हो जाएगा ना। अगर इनके पास रही तो लॉन्ग मार्च यहाँ से कैसे होगी, वो तो पुलिस इनको तोड़ देगी, फिर तो पुलिस इनके हाथ में होगी, फिर तो लॉन्ग मार्चेस भी बन सकती हैं। और अगर पंजाब इनके हाथ में आ जाता है तो फिर सदर्न पंजाब के जो MPAs हैं और MNAs हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। तो नंबर्स गेम की तो तैयारी नंबर्स चल रही है। गेम इस्लामाबाद में बहुत बेहतर हो जाएगी। अच्छा। तो अब ये इन्होंने ये फैसला करना है कि पहले हमला इस्लामाबाद में करना है या पहले हमला पंजाब में करना है।
और ये मैं आपको बता दूं, जहाँ भी ये हमला करेंगे ये कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, ये तो आप पहले दिन से शायद खाकान अब्बासी साहब को भी आप कह चुके हैं। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ। और बात ये है कि अपने अब यार सादिक साहब ने और भी तो बातें बहुत सी कही हैं। उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि वो जहांगीर तरीन साहब के जो 28 लोग थे उनमें से कितने लोग तैयार हैं। उन्होंने कहा जी उससे भी ज़्यादा लोग तैयार हैं। हैरान कुन तादाद। हाँ, और वो कहते हैं कि पीटीआई के टिकट पे हम और इलेक्शन ये अगला बारे में नहीं ये लड़ेंगे, प्रोपेगेंडा आज़ाद नहीं ऐसे। कर, इसको मैं कंफर्म कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी अपनी सोच वो है। जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे। हाँ, और लोग तैयार हैं। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि जी हम आज आ जाते हैं, मगर अगली इलेक्शन जो है वो तो नून लीग की है, तो हमें नून लीग का टिकट दे देंगे कि नहीं देंगे। तो ये मैंने पहले भी कहा है कि मियाँ साहब ने पहले ये कहा था कि नहीं, हमारे अपने लोग हैं, उनको हमने अकोमोडेट करना है जी। मगर अब थोड़ी सी लचक आई है। अच्छा। वो लचक ये आई है कि अच्छा ठीक है 10-12 लोगों को तो हम अकोमोडेट कर सकते हैं। अब आप देखिए नंबर्स गेम जो है उसमें कितने लोग क्रिटिकल होंगे, 10-12 ही होंगे ना। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये अयाज सादिक साहब जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल समझे आप हो गई है। और अब अकेली पार्टी कुछ नहीं कर सकती, तो सबको मिलके करना हाँ, होगा। मिलके, ये तो मिलके ही करेंगे। कैसे? ये तो कौमी हुकूमत वाला फार्मूला। अरे वो अब देखिए ना, अगर इत्तेफाक हो गया है जी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना है, सब ने मिलके करना है, क्योंकि उसके बगैर नंबर नहीं मिलते। और तीसरी चीज़ ये है कि जल्दी फ़ौरन इलेक्शन करानी है, महीना लग जाए, कुछ छोटी मोटी चीज़ें करनी है, वो लंबा नहीं खींचना है इसको, क्योंकि लंबा खींचा नहीं तो ये गले पड़ जाएगी आपकी बात। जो हुकूमत आए वो 5 साल के लिए आए, फिर बहुत से मरहले हैं वो क्रॉस करने हैं। ये 2-3 महीने के लिए आके बदनाम होना, बिकॉज 2-3 महीने में कुछ नहीं हो सकता। ये लंबे प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे ठीक करने के। इमरान खान साहब इतनी डेवस्टेशन, इतनी तबाही करके जा रहे हैं कि इसको संभालने के लिए वक्त लगेगा। तो अब मैं ये समझता हूँ कि वो उस सिलसिले में इशू ये बनेगा कि नेशनल गवर्नमेंट बनेगी या कि नून लीग की गवर्नमेंट बनेगी। और मेरा ख्याल है ये एक किस्म की नेशनल गवर्नमेंट ही बनेगी, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी के लोग भी होंगे, नून लीग के भी होंगे, इनके जो एलाइज हैं उनके भी होंगे। ये सब के मिलजुल के ये बनाएंगे ताकि पक्की हुकूमत महीना रहे, 1.5 महीना रहे, और ये जो काम करने करे और उसके बाद घर चले जाए। अच्छा, ये तो अपने तौर पे इनकी प्लानिंग है। तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी तो हैं, पीटीआई भी तो है, तो वो क्या कर रहे हैं? उनकी तो कोई प्लानिंग नहीं है। उनके पास क्या है? अच्छा, उनके तो लोग भाग रहे हैं। इनके पास ये प्लानिंग है कि जी मैं बाहर आ गया तो मैं ये तूफान ले आऊँगा, और नहीं तो मैं तो 10 साल रहूँगा। उनकी तो ये प्लानिंग है। ये कोई प्लानिंग है ये कोई? अच्छा, लेकिन इससे पहले सिटी साहब आप ये कहते रहे कि अगर आज इलेक्शन हो तो नून लीग जीत जाएगी। नून लीग क्यों कौमी हुकूमत में अपना हिस्सा लेना चाहेगी या कौमी हुकूमत के फार्मूले पे एग्री करेगी? बड़ा अच्छा सवाल है। वो इसलिए वो ये चाहेंगे कि ये जो हुकूमत होगी उनके कंट्रोल में हो, ताकि फ़ौरन इलेक्शन का डिसॉल्वमेंट के ऑर्डर्स आ जाएं। ये ना हो कि आयशा को बैठा दिया जाए वहाँ और नजम सेठी की तरफ से आए और आयशा को कहे आयशा इसको खींचो और 9 महीने खींच लो। और आयशा जाके और अपने प्रोड्यूसर को कहे कि सर थोड़ा सा टाइम और चाहिए। तो आयशा के ऊपर एतमाद नहीं है। इसलिए अगर खुद अपना बंदा बैठाएंगे तो फिर वो जब कहेंगे कि डिसॉल्व करो तो डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा, हाँ, तो ये देखे ना एतमाद की इशू है ना। हाँ, आपको बैठा दिया तो पता है आप इधर उड़ जाए उधर उड़ जाए, कुछ और ही ना ड्रामा कर दें। अच्छा, वो गारंटियां शरंटियां सारी हो गई हैं? वो गारंटियां देखे ना, गारंटियां तो उस सिलसिले में होती हैं कि अगर आयशा बैठी हो तो फिर आयशा को बैठाना ही नहीं है तो फिर। अच्छा, ठीक है नाजरीन, गेम दिलचस्प मरहले में हो चुका है। देखते हैं कि कल पीडीएम के इजलास से क्या नतीजा निकलता है। सेठी साहब को आपने सुना, इससे पहले भी सेठी साहब यही टाइमलाइन दे चुके हैं, एग्जैक्टली उसी तरह से वाकयात हो रहे हैं। देखना ही है कि आगे चल के क्या होता है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। वेलकम बैक टू द शो। अब पहले आपका सवाल शामिल करेंगे, उसके बाद हम पीएसएल पे बात करेंगे, जिसके 7वें एडिशन का आगाज़ 27 जनवरी से होने जा रहा है। पहले आपका सवाल। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुल गफ़ार है, मेरा ताल्लुक़ वज़ीरिस्तान से है। मेरा सवाल नजम सिटी से ये है कि क्या इमरान को लाने वाले ये सोच रहे थे कि ये बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी, या इसके मकासद कुछ और थे जो इमरान के ज़रिए हासिल किए जो इसमें कामयाब हुए? मकासद बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरा ख्याल है कि इनके 2 मकासद थे जी। एक तो ये था कि एक नई जमात बनाई जाए जो कि पूरी की पूरी मोहताज हो इस्टेब्लिशमेंट की, और एक ऐसा नेशनल हीरो को उसका लीडर बनाया जाए
ताकि उसको एक अच्छा आवाम की तरफ से भी एक धक्का मिले। पहले ये होता रहा कि जब ये चुनते रहे हैं लीडर्स तो वो दोनों सियासी जमातों से कभी बेनज़ीर कभी नवाज़, कभी बेनज़ीर कभी नवाज़, कभी जरदारी कभी नवाज़। अब ये था कि दुकू के एक परसेप्शन क्रिएट हो गई थी कि 30 साल से यही सिलसिला चल रहा था। तो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के अंदर कुछ ऐसे एम्बिशियस जनरल्स थे जो ये समझते थे कि अब तब्दीली का वक्त आ गया और वो तब्दीली जो है वो हमें एक नया शक्ल चाहिए। 2 पार्टी सिस्टम ख़त्म करना, 2 पार्टी सिस्टम रहे या ना रहे, एक थर्ड पार्टी लेके आनी है और दोनों पार्टीज जो है उनको कमज़ोर करना ताकि थर्ड पार्टी के लिए स्पेस बने और एक ऐसा लीडर लेके आना जिसके ऊपर किसी किस्म का दाग ना हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि साफ आदमी है, बंदे हम इसको टेक्निकल बंदे दे देंगे जो कि सिविल सर्वेंट्स हैं या एक्स जनरल्स हैं और इसकी टीम हम बना देंगे, कैप्टन इसको बना देंगे और ये जो कारकर्दगी है तो अच्छी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। उन्हें क्या पता था कि ये इमरान खान साहब जो हैं ये खुद ही एक 1 मैन टीम है ये जी। और आपने इनको जो टीम बना के दी वो किसी न किसी स्टेज पे ये निकालेंगे और अपनी टीम बनाने की कोशिश करेंगे, मगर क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है पॉलिटिक्स का, कोई लंबी चौड़ी अप्रेंटिसशिप नहीं हुई, तो वो लोटे छोटे सारे आ गए फिर पार्टी के अंदर और जो लॉयलिस्ट थे वो सब चले गए जो कि उम्मीद लेके आए थे। आपको नाम लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही है। वो लाइन लग गई थी जस्टिस वजी से लेके और नूरानी साहब शुरू में जो कि इनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड से वो भी चले गए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारे चले गए। ये हमेशा इस्टेब्लिशमेंट जब डायरेक्ट पावर में आती है तो जो इस्टेब्लिश पार्टीज़ होती हैं उनकी छुट्टी कराती है, लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए नए लीडर्स क्रिएट करती है। तो यहाँ तो वो सिचुएशन नहीं थी, तो इसलिए यहाँ से एक नेशनल लीडर ही लेना था। इनको कन्विंस किया। इमरान खान साहब के अगर आप इंटरव्यूज़ देखें, इमरान खान साहब ने कुछ दर्जनों के हिसाब से इंटरव्यूज़ दिए हुए। जब उनको पूछा जाता था कि आप सियासत में हिस्सा लेंगे कि नहीं, तो हमेशा ये जवाब देते थे कि नहीं, मैं क्यों, इस सियासत तो गंदी चीज़ है, मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ, मैं बाहर रह के ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ आवाम के लिए, भलाई के लिए, सोशल वर्क, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटी, वेलफेयर के काम, तो मुझे पॉलिटिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो करप्शन होती है, ये होता है। इवेंचुअली इनको धक्का लगाया गया कि चल भाई चलिए, तुम्हें हम सपोर्ट कर रहे हैं, फिक्र की बात नहीं है। उससे पहले तो बेचारे एक सीट भी नहीं जीत सकते थे। जो एक सीट जीती थी मियाँ वाली से, वो भी जनरल मुशर्रफ ने जिताई थी इनको। शेख रशीद साहब इन्हें तांगा पार्टी कहते थे। हाँ बिल्कुल, अब वो साथ हैं उनके। तो इस किस्म की सारी चीज़ें थी। तो एक मकसद तो ये था जो मैंने बताया। दूसरा इनका ये ख्याल था कि ये ठीक ठाक कारकर्दगी करेंगे, बंदे हम इसको अच्छे देंगे, बंदा ये खुद बुरा नहीं है, पढ़ा लिखा है, ठीक हो जाएगा काम है। हाँ, और हम साथ हैं, अगर कोई थोड़ा बहुत डामक डोल होगा तो हम पकड़ के रखेंगे, ट्यूनिंग कर देंगे, ट्यूनिंग करते रहेंगे साथ। वो करते रहे बेचारे, मगर यहाँ जो हाल था पहले ही दिन से पता लग गया कि इसके इरादे नेक नहीं है। जब इन्होंने बुज़दार को लगाया यहाँ, उम्मीद ये थी कि पंजाब आधा पाकिस्तान है, यहाँ कोई तकड़ा अच्छा बंदा लगाएं जो कि पंजाब को चलाए। पंजाब चलता तो फेडरल गवर्नमेंट चलती है, इन्होंने बुज़दार लगा दिया वहाँ। तो उस वक्त से ये सोचों में पड़ गए कि यार ये क्या हुआ है। और मैं आपको बताऊँ, इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की ये पिछले 3 साल किसी तरीके के साथ इनको समझाया जाए कि बुज़दार को हटाओ, बड़ी बेइज्जती हो रही है तुम्हारी और बाय लिंक हमारी हो रही है, वहाँ कोई कारकर्दगी होनी चाहिए। मगर नहीं, वहाँ करप्शन बढ़ती गई, यहाँ तक कि जब एक DGISI ने जाके खान साहब को ये कहा, और ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, चिड़िया की खबर, कि जी आप ज़रा ख्याल रखें, पंजाब के अंदर ये हो रहा है और आपके लोग कर रहे हैं ये वो। तो खान साहब इतने नाराज़ हो गए कि खान साहब ने कहा इसको तब्दील करो। तो एक DGISI 8 महीने के बाद तब्दील हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जाके साफ बात कर दी थी खान साहब के आगे कि ये नुकसान हो रहा है आपका, वहाँ कुछ करें। तो ये हाल था। उसके बाद तो आपने देखा जो हाल हुआ यहाँ, यूटर्न पे यूटर्न और 4 बजे घर चले जाते हैं। उस्मान बुज़दार साहब पे यूटर्न नहीं लिया गया, बाकी हर कोई तब्दील होता रहा है, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब अपनी जगह कायम है। और इसी तरीके के साथ KP में भी कमज़ोर लोगों को लगाया, ताकि हाँ वो भी कमज़ोर लोग, ताकि कोई वहाँ नया लीडर ना खड़ा हो सके जो कि आवाम ये ना समझे कि इमरान खड़ा लीडर नहीं है, वो बड़ा लीडर है। तो एक तो ये तो एस्टेब्लिशमेंट की तो यही कोशिश थी कि ये मामला चल जाए और हम इसको एक इलेक्शन, ये अच्छे काम करेगा, अगली इलेक्शन खुद जीत लेगा, और बीच में 1-2 चीज़ें हम भी इनसे ले लेंगे और अपना एजेंडा पूरा करवा लेंगे। एजेंडा जो था वो यही था कि अब हमने यहाँ नॉर्मलाइजेशन करनी है। इन्होंने पूछा ना जी और भी कोई एजेंडा था? एजेंडा ये भी था कि अमेरिका के साथ तल्लुकात फिर बनाने हैं, सऊदी अरेबिया के साथ फिर बनाने हैं,
और इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन करनी है, बिकॉज हमें अब इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है, मीशत को ठीक करना। ना ये मीशत ठीक कर सके, ना ये फॉरेन पॉलिसी में इस्टेब्लिशमेंट की हमायत कर सके। इस्टेब्लिशमेंट रोती रहेगी कि हम आपको कह रहे हैं ये करें, ये करें, ये करें, हमें ज़रूरत है इसकी, और आप जाके नाराज़ कर रहे हैं। पहले MBS को नाराज़ कर दिया, फिर इंडिया के साथ तल्लुकात ख़राब कर लिए, फिर अमेरिका के साथ हालत ये है कि जो बाइडन आपको फ़ोन करने से कतरा रहा है, एंड सो ऑन। तो अब वो बिल्कुल ही थक गए हैं इससे कि यार ये तो बिल्कुल ही गले पड़ गए हमारे। अच्छा ठीक है, ये पॉलिटिक्स की बात हो रही है, इमरान खान साहब की बात हो रही है। खेलों के मैदान से इमरान खान साहब आए थे, पॉपुलर थे, इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट का वो निगाह इंतखाब उन पे जाके ठहरी। अब जब खेलों की बात हो रही है तो PSL का इनेकाद होने जा रहा है पाकिस्तान में। बीज आपने बोया था जी, अब उसका 7वां एडिशन होने जा रहा है। कितना तनावर दरख्त ये बन गया पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए, कितना फल देगा? देखिए, जब मैं छोड़ के गया था PSL को तो 4था एडिशन होने जा रहा था जी, और हो गया था इनफैक्ट। और हमने एक बहुत बड़ा नया इंटरनेशनल ब्रांड बनाया था जिसकी उस वक्त वैल्यू कोई 250 से 300 मिलियन डॉलर्स थी। अच्छा, उसके बाद जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई, वो दिन और आज का दिन अब प्रॉब्लम्स रहे हैं इनके। लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं फ्रेंचाइजीज के साथ, ब्रॉडकास्टर्स के साथ, कोर्ट केसेस शुरू हो गए हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। और इस वक्त जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो कोर्ट केसेस चल रहे हैं। फिर 2 दफ़ा PSL को डिसरप्ट किया गया, बबल, बायो सिक्योर बबल जो था वो टूट गया और आधा PSL खेल के उसको पोस्टपोन करना पड़ा, फिर जाके दुबई में खेलना पड़ा या कहीं और खेलना पड़ा। तो इसके साथ ब्रांड को बहुत डैमेज हुआ है जी। अच्छा, अब शुक्र आपका ये करें कि आपकी जो PSL ने आपको जो खिलाड़ी दिए हैं, जिसकी वजह से आपकी अब टीम बड़ी तकड़ी हो गई है, वो कामयाब रहे हैं। इस वक्त ICC के जो अवार्ड्स मिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड्स पाकिस्तानी टीम को मिले हैं, वो T20 में भी और वनडेज़ में भी आपके प्लेयर्स शाइन कर रहे हैं। और ये सारे, इनकी सारी ट्रेनिंग, इनकी सारी परवरिश जो है वो PSL में हुई है। तो पहली बात है। फिर दूसरा, PSL पाकिस्तान क्रिकेट वापस लेके आया, इंटरनेशनल क्रिकेट लेके आया। जब हमने, वो कहते हैं बर्फ़, पहला एक PSL का फाइनल, सेकंड PSL का फाइनल लाहौर में कराया जी, तो उस वक्त बहुत खदशा था, टेररिज्म है, ये है वो है। हमने करके दिखाया, उसके बाद रास्ते खुल गए। फिर हमने कराची में करवाया, लाहौर में करवाया, 3rd PSL। तो उसके साथ इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ गई, कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिश हो गई कि इतनी यहाँ दहशतगर्दी नहीं है, तो रास्ते तो खोल दिए थे। अब जो सिचुएशन ये है कि PSL बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, लड़ाई झगड़े इनके ख़त्म होने चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर फ्रेंचाइजीज पैसा नहीं बनाएंगे तो PSL नहीं चल सकता, और अगर PCB पैसा नहीं बनाएगा तो PSL नहीं चल सकता। ये फाइनेंशियल मॉडल बहुत अच्छा है जी। इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि डिवैल्यूएशन हो चुकी है, और जो फीस देते थे पहले फ्रेंचाइजीज वो डॉलर में देते थे। वो अगर $100 देते थे फीस तो वो 100 रुपये का डॉलर था उस वक्त, अब 150 पौने 200 रुपये का डॉलर हो गया। तो यहाँ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी PCB को ताकि उनका नुकसान ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि अब इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो भी ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। उस वक्त लिमिट्स रखी हुई थी हमने इंटरनेशनल प्लेयर्स की, के टोटल बजट जो था जिसमें आपने सारे प्लेयर्स ख़रीदने थे वो PSL के अंदर $1.1 मिलियन था, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा अब, क्योंकि महंगाई हो गई है सारी जगह पे, पाकिस्तान में स्पेशली। तो इसलिए पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे क्रिकेटर्स को मोटिवेट करने के लिए। अच्छा, मगर आपके गेट रिसीट्स भी बढ़ रही हैं, आपकी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी बढ़ रही हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ PSL इस वक्त एक बड़े अच्छे मोड़ पे खड़ा है, प्रोवाइडेड PCB और फ्रेंचाइजेज अपने मसाइल जो हैं वो एमिकबली बैठ के अक्रॉस द टेबल इसको हल कर लें। ठीक है। बाकी माई गुड विशेस ऑफ PSL। उम्मीद है कि रमीज़ राजा साहब मुझे इनवाइट करेंगे। पिछले 3 साल तो मुझे इनवाइट नहीं किया गया, मगर क्योंकि वो खान साहब के इंस्ट्रक्शंस थे कि नजम सिटी को ज़रा टाइट करके रखना है। अच्छा। तो अब उम्मीद ये है कि शायद रमीज़ राजा साहब शायद चुपके से कोई इनविटेशन हमें भेज दें, अगर भेज देंगे तो हम जाके देख उन्होंने लेंगे। मुराद अली शाह साहब से भी मुलाकात की, वज़ीर आला सिंध से भी, और आपने उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया था और आपने कहा था कि उनको मौका ज़रूर मिलना चाहिए। खुश आइंद है उनका तकर्रुर PCB में। कोविड का ख़तरा अपनी जगह पे, जैसे कि आपने कहा लास्ट टाइम क्या हुआ था, सिक्योरिटी थ्रेट्स सेठी साहब, इस्लामाबाद अटैक्स हुए, लाहौर में हुआ, ऐसे में PSL का इनेकाद कितना बड़ा चैलेंज है? आप सही कह रहे हैं। देखिए, बड़ी ख़तरनाक बात है। आपको पता है कि वो पिछली दफ़ा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने आना था और इंग्लैंड की टीमों ने आना था, और न्यूजीलैंड ने ये बात कही कि हमें पता चला है कि टेररिज्म का ख़तरा है, इसलिए वो पुल आउट कर गए। पूरी सीरीज़ खेलने आ रहे थे यहाँ, ऐसे ही हुआ ना पिछले साल। तो अब अगर इसी किस्म की कोई धमकी वमकी आ गई, कोई ट्वीट हो गई या कोई धमकी आ गई या कोई बम फट गया, तो ये तो अच्छी खासा प्रॉब्लम बन सकता है आपके लिए। इसलिए
सिक्योरिटी जो है उसको बड़े टाइट करके रखना है, और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ PCB के जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनको बराह रास्त इस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। किसी किस्म का हादसा नहीं होना चाहिए, हर किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। और मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबल रोल, क्योंकि मीडिया इस तो दौरान यार अगर मीडिया PSL के बारे में हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहा है, ये मैं आपको बता Right. दूं। ऐसी कोई बात नहीं है, मीडिया पसंद करता है, मीडिया बड़ा खुश होता है PSL से, और मीडिया ही है जो ब्रॉडकास्ट राइट्स आपको देता है। तो इसलिए मीडिया आपके साथ है। आप अपनी सिक्योरिटी पक्की करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पक्की करें, कोविड के ख़िलाफ़ जो बबल सिक्योर करने हैं वो पक्के करें, ये इसको डिसरप्ट ना होने दें, और मेक श्योर कि जो सिक्योरिटी है, रेंजर्स हैं, पुलिस हैं एंड सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, इनको एक्टिवेट किया जाए और सही तरीके से इसको मैनेज किया जाए। अगर ये ना कर पाए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर राइट, कहाँ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, इस पर हमने गुफ्तगू की। 27 जनवरी से 27 फरवरी तक ये मेला सजेगा और इसके लिए हम नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। और क्रिकेट शायकीन के लिए यकीनन ये बहुत पुरलुत्फ टूर्नामेंट रहेगा, PSL का एडिशन 7। इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहें सेठी साहब से तो अपना सवाल भेजिए और फीडबैक भी हम तक पहुँचाइए। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे चाहेंगे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।